प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान में जो अध्याय 2 है, इसमें जीवों का वर्गीकरण आप पढ़ रहे हैं। उसमें वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वायरस क्या होते हैं वो आपने पढ़ा, वायरस की संरचना कैसी होती है वो भी आपने पढ़ा, वायरस से होने वाले रोग भी आप पढ़े और बाकी के डिस्क्रिप्शन जो रोग के हैं वो PDF में आपको भेज दिए गए हैं। अब हम कुछ विशिष्ट प्रकार के वायरसों के बारे में पढ़ेंगे, यानी सम स्पेशल वायरसेज, कुछ विशिष्ट प्रकार के विषाणु, ऐसे वायरस जो अन्य विषाणुओं से भिन्न है। सामान्य विषाणुओं के लक्षण क्या हैं, सामान्य विषाणु क्या हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सामान्य विषाणु यही है कि उसमें एक प्रोटीन की खोल होगी जिसे हम कैप्सिड कहेंगे और अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होगा यानी जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो DNA हो चाहे RNA हो। कभी भी DNA RNA दोनों एक साथ नहीं होंगे। उसमें भी प्रकार भी आप पढ़े हैं। जंतु वायरसों में खाली DNA, पादप वायरसों में खाली RNA और बैक्टीरियोफेज में DNA। परंतु जंतु में भी DNA और बैक्टीरियोफेज में भी DNA होता है, परंतु उसमें एक अंतर है। वह यह अंतर है कि जो जंतु वाला होगा वह सिंगल स्टैंडर्ड DNA होगा, लेकिन जो पादप बैक्टीरियोफेज वाला होगा वो डबल होगा। सिंगल का मतलब DNA जब ऐसे रहे तो सिंगल है और ऐसे रहे तो डबल है। हम लोगों में डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है, ए वाला, लेकिन जंतु वायरसों में ए वाला, केवल बैक्टीरियोफेज में वो वाला पाया जाता है। अब कुछ स्पेशल प्रकार के हम वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं जो आपके सिलेबस में है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला है वायराइड्स। वायराइड्स क्या है? वायराइड्स किसे कहते हैं इसके बारे में देखिए। सन 1971 में टीओ डाइनर ने टीओ डाइनर ने एक ऐसे वायरस का पता लगाया जिसमें प्रोटीन की खोल नहीं होती। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, जिसमें प्रोटीन की खोल नहीं होती, ये आवरण नहीं होता, केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और उस न्यूक्लिक एसिड के रूप में सिर्फ RNA होता है, मतलब एक प्लांट वायरस एकता से देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन यही एक ऐसा वायरस देखा उसने टीओ डाइनर ने जिसमें प्रोटीन की खोल नहीं होती, यानी इसमें कैप्सिड जो वायरसों का सुरक्षात्मक आवरण है वह नहीं होता है। यह नग्न वायरस है, इसे नेक्ड वायरस कहते हैं, यानी नंगा वायरस, क्योंकि इसमें सीधे जेनेटिक मटेरियल वैसे उपलब्ध होता है। अब इसमें क्या होता है, यह सीधे स्वस्थ कोशिकाओं के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल चला जाता है और उन कोशिकाओं से जाकर मिल करके द्विगुणन प्रक्रिया करने लगता है, यानी अपना ही डुप्लीकेट बनाने लगता है। जैसे वायरसों में एक क्षमता होती है, अभी हम वायरस में जननविद को पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वायरसों में एक क्षमता होती है। जैसे एक वायरस है, यह स्वस्थ कोशिका से जाकर के जुड़ गया, यह स्वस्थ कोशिका है और यह है वायरस। जब ये जाकर के जुड़ गया तो इसने तुरंत क्या किया, इसका DNA जो है ना वायरस का, इस स्वस्थ कोशिका के DNA के साथ कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होकर के तुरंत द्विगुणन करने लगा और अपनी संख्या में वृद्धि करने लगा, यानी अब डुप्लीकेट बनाने लगा। 1 से 2 वायरस, 2 से 4 ऐसे ऐसे बनाने लगा। जब संख्या में वृद्धि होने लगी तो उसी स्वस्थ कोशिका जिससे वह जुड़ा है उसी से पोषण देने लगता है।
उससे पोषण लेने लगता है और फिर स्वस्थ कोशिका कमज़ोर हो जाती है और फिर कोशिका रोगग्रस्त हो जाती है। कोशिका रोग के रोगग्रस्त होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो हम पढ़ रहे हैं, वायराइड्स क्या हैं? वायराइड्स वे वायरस हैं जिनमें प्रोटीन की खोल कैप्सिड नहीं पाई जाती है। इसकी खोज टीओडाइनन ने 1971 में की थी। ये करते क्या हैं? इसमें आरएनए होता है तो जाहिर सी बात है पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। पौधों में आलू का कैंसर रोग इसी से उत्पन्न होता है, जिसे तर्ककंद रोग कहते हैं। इसमें आलू सड़ने लगता है, यानी आलू का कैंसर। इसके अलावा अन्य पादप रोग इससे होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे विशिष्ट वायरस की, जिसका नाम प्रियांस है। देखिए, स्टैनले प्रूसिनर ने स्टैनले प्रूसिनर ने 1983 में एक ऐसे वायरस के बारे में पता लगाया जिसमें केवल प्रोटीन की खोल होती है, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता ही नहीं है। यानी एक ऐसा वायरस जिसमें सिर्फ प्रोटीन की खोल कैप्सिड उपस्थित है, लेकिन इसमें कहीं भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब यह सबसे अजीबोगरीब वायरस है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, फिर भी यह द्विगुणन करता है और फिर भी यह रोग फैलाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की खोल है, जबकि प्रोटीन का भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। फिर भी यह स्वस्थ कोशिकाओं में संक्रमण करता है और फिर स्वस्थ कोशिकाओं को रोगग्रस्त कर देता है। इसका नाम स्टैनले प्रूसिनर ने 1983 में प्रियांस रखा। इस कार्य के लिए इसे 1985 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। यह एक ऐसा अजीब वायरस है कि जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं है। ये नहीं है, केवल कैप्सिड है। जबकि वायराइड्स में क्या था? जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध था, लेकिन कैप्सिड यानी प्रोटीन की खोल नहीं थी। तो कुछ हद तक ठीक है कि उसमें प्रोटीन की खोल नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल है। वैसे भी जब वायरस एक स्वस्थ कोशिका में, पोषक कोशिका में प्रवेश करता है तो अपनी इस प्रोटीन की खोल को, कैप्सिड को त्याग देता है। तो उसमें तो माना जा सकता है कि चलिए कोई बात नहीं है कि प्रोटीन की खोल नहीं है लेकिन जेनेटिक मटेरियल है, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके, यानी डुप्लीकेशन, द्विगुणन प्रक्रिया को कर सके। लेकिन प्रियांस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की खोल है, उसमें न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं, यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए, आरएनए में से कोई उपलब्धि नहीं है। फिर भी यह द्विगुणन प्रक्रिया करता है और फिर भी द्विगुणन प्रक्रिया करते हुए यह अपनी संख्या में वृद्धि करता है, द्विगुणन करता है और स्वस्थ कोशिकाओं को रोगग्रस्त करता है। आज भी यह एक खोज का विषय बना हुआ है वैज्ञानिकों के लिए, और इसके संबंध में आज भी रिसर्च चल रहे हैं कि बिना जेनेटिक मटेरियल के ही ये द्विगुणन प्रक्रिया कर डालता है। यह भी आज एक अपने आप में खोज का विषय है। अब हम आगे बात करेंगे कि इससे होने वाले रोग जो हैं, ये भेड़ में स्क्रैपी रोग इससे होता है। जिसमें भेड़ के बाल झड़ जाते हैं और पूरे स्किन में उसके चकत्ते जैसे लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं, जिसे भेड़ का स्क्रैपी रोग कहते हैं। जिससे भेड़ किसी पेड़ से या पत्थर से या किसी चीज़ से अपने शरीर को रगड़ती है तेज़ी से। अब दूसरा है गायों का पागलपन रोग, मैडनेस ऑफ काउ। इसमें भी यही है
गाय का पागलपन रोग भी इसी से होता है, जिसमें गाय पागल हो जाती हैं। यूरोप के देशों में यह रोग सबसे अधिक पाया जाता है। और मनुष्य में कुरु रोग, कुरु रोग का मतलब होता है हंसी का रोग। प्रियांश से मनुष्य में कुरु रोग होता है, यानी हंसी का रोग, जिससे आदमी हंसते हंसते पागल हो जाता है। उसे इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि हंसते हंसते पागल हो जाता है, जिसे हंसीपन का रोग कहते हैं। और व्यक्ति की कभी कभी हंसते हंसते मृत्यु भी हो जाती है। तो इसे आप देख लीजिएगा और इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें आपको वायरस में एड्स के बारे में भी पढ़ना है। एड्स क्या है और एड्स किससे फैलता है, और जिसमें HIV के संरचना के बारे में भी पढ़ना है। तो हम यहाँ एड्स के बारे में कुछ बिंदुओं के चर्चा कर देते हैं। बाकी का आप एड्स के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि आप 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर फिर भी कहीं समझ में ना आएगा तो उसके बारे में आप पूछिएगा। जैसे कक्षा 11 के सिलेबस में एड्स विषाणु जनित बीमारी एड्स के बारे में विवरण पढ़ना है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। हिंदी में इसका नाम उपार्जित न्यूनता प्रतिरक्षा रोग होता है। और सर्वप्रथम 1981 में डॉक्टर लुईक मॉन्टेनगियर नामक वैज्ञानिक ने अफ्रीका में पाए जाने वाले रहीसस प्रजाति के बंदरों में इस रोग को देखा था। उसके पश्चात 1982 में अमेरिका में कुछ समलैंगिक युवकों में इस रोग के बारे में सर्वप्रथम पता चला, जो नशे के आदी थे। भारत में 1984 में इस रोग का पता मद्रास की कुछ वेश्याओं में पता चला। उसके पश्चात कोलकाता में 1987 में भारत के कोलकाता में 1987 में 210 मरीजों की पुष्टि हुई एड्स की। इस प्रकार से एड्स के बारे में जानकारी आगे बढ़ती चली गई। और इसी दरमियान 1984 में ही एड्स के वायरस HIV की खोज हुई। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, यानी मानव उपार्जित न्यूनता प्रतिरक्षा वायरस होता है। इसमें ये नाम आप जानते ही हैं और इसे पढ़े हैं, लेकिन नाम आपको याद होने चाहिए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और इसका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। अब हम चर्चा करेंगे सीधे HIV का जो वायरस होता है जिससे एड्स फैलता है। एड्स बीमारी HIV से ही फैलती है, जो कि एक वायरस है। आप वायरस पढ़ रहे हैं तो आपको वायरस के बारे में जानकारी है, अर्थात आप यह जानते हैं कि अगर वायरस है तो इसकी संरचना किससे होगी। तो यहाँ हम HIV के वायरस की संरचना पर एक नज़र डालते हैं, जो मूल रूप से सामान्य वायरस की ही तरह है, परंतु संरचना में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, सामान्य वायरस है तो उसमें एक प्रोटीन की कैप्सिड खोल होगी, इसमें भी होती है। अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी होता है। क्योंकि आप जानते हैं यह जंतु वायरस होता है, यानी जंतुओं के ऊपर संक्रमण करता है, पौधों के ऊपर करता नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में DNA होगा, ओके, यानी DNA होगा। बैक्टीरियोफेज है नहीं, ये केवल एनिमल वायरस है।
तो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा। अब हम आगे देखें, इसमें जो कैप्सिड की खोल होती है डबल लेयर्ड होती है। इसको देखें। उसके बाद इसमें जब मैच्योरिटी स्टेज आती है, परिपक्वन अवस्था आती है, तो इसका जो वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड भी बनाता है, इसीलिए यह अन्य वायरसों से थोड़ा भिन्न है। दूसरी बात है, इसकी जो कैप्सिड की खोल है, इसके चारों ओर एक खूंटी जैसी रचना पाई जाती है। ऐसे यही खूंटी जैसी जो रचना दिखाई दे रही है आपको, यह इसको बेहतर सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। इसीलिए आज एड्स एक लाइलाज बीमारी बना हुआ है, क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर एंटीवायरल दवाएं यूज करते हैं तो एंटीवायरल दवाएं क्या करती हैं, अगर वायरस नॉर्मल है तो उसमें कैप्सिड की खोल है, अंदर क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो दवाएं इस खोल को नष्ट कर देती हैं, जिससे इसका सुरक्षात्मक आवरण समाप्त हो जाता है और फिर जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ पर हमला करती हैं, जिससे आनुवांशिक पदार्थ पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाता है और द्विगुणन प्रक्रिया करने में वायरस सक्षम नहीं हो पाता और रोगग्रस्त कोशिकाओं को नहीं कर पाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इस खूंटी जैसी रचना से आकर के जब कोई भी एंटीवायरल दवा आती है तो इसे ही टकराती है और इससे ही टकराने में रह जाती है, इसके खोल को कैप्सिड को नष्ट ही नहीं कर पाती, यहीं तक रह जाती है, इसके जेनेटिक मटेरियल तक वो दवा जा ही नहीं पाती, इसीलिए इसका जेनेटिक मटेरियल नष्ट ही नहीं होता और फिर रोग ठीक ही नहीं होता। अतः इसी प्रकार से रोग HIV जो है यह जानलेवा है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। अब देखिए, यह जब शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे WBC को ये तेज़ी से नष्ट करता है, जिससे श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी WBC को नष्ट करता है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और फिर एड्स कोई भी बीमारी होती है वो हमें ठीक ही नहीं जल्दी होती। इसीलिए एड्स ना एक बीमारी है बल्कि यह बीमारी का एक घर है, डिसीज ऑफ हाउस है। कोई भी बीमारी हो जाएगी, पीलिया, निमोनिया, बुखार, खांसी, वो ठीक ही नहीं होगा, TB सब ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम में वायरस कमज़ोर कर देता है और धीरे धीरे बीमारी ना ठीक होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके होने के 5 कारण आप जानते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है संक्रमित सुई का इस्तेमाल दूषित रक्त को चढ़ाने से, तीसरा असुरक्षित यौन संबंध अपनाने से, संक्रमित माँ से उसके बच्चे को और संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से। इसके अलावा इसके बचने के भी इतने ही उपाय हैं, क्योंकि इसका इलाज नहीं है। हालांकि AZT, एजिथ्रोमाइसिन और जायरोडीन नामक 2 दवाएं हैं जिसका प्रयोग करके इसे कुछ दिन तक कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। उसमें बचाव ही मुख्य उपाय है। उसमें आप जानते हैं हमेशा नई सिरिंज का प्रयोग करें, रक्त चढ़ाने से पहले रक्त की पूरी जांच करें और हमेशा असुरक्षित यौन संबंध अपनाने से बचें। इसके अलावा संक्रमित माँ का समय पर चेकअप करके उसके होने वाले बच्चे को एड्स से बचाया जा सकता है। और अंग प्रत्यारोपण यानी अंग को लगाते समय, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते समय उस व्यक्ति की पूर्ण जांच होनी चाहिए जो व्यक्ति अंग दान कर रहा हो। तो इस प्रकार से इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। एड्स का टेस्ट जो किया जाता है उसका नाम एलिसा है। एलिसा द्वारा एड्स का टेस्ट किया जाता है। ये पूछा जाता है एड्स का टेस्ट किससे किया जाता है। एड्स का परीक्षण एलिसा द्वारा किया जाता है
अब प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को जागरूकता के लिए लोगों में इसके लिए जागरूकता उत्पन्न हो, एड्स दिवस मनाया जाता है। बाकी का PDF में भेजा गया है, पढ़ लीजिएगा और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।